तो ये जब रियल एस्टेट वर्क आप करती थी, तो और फिर बाद में आपने फुल टाइम सीए पे शिफ्ट किया। मैम ये एक दिन का कोई ड्रामेटिक सडनली एकदम कोई डिसाइड नहीं किया है। तो ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट है, क्या ये आपको लिमिटेड है या आपको लिमिट करता है? प्रधानमंत्री भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो आपका क्या एडवाइस है टू ऑल दोज पीपल जो ऐसे डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में हैं, एंड हाउ विल दे रिलेट टू द वर्क दे आर डूइंग? और फर्स्ट है अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी तक का सफर। तो ये इतनी मेल डोमिनेटेड एरिया में हाउ डिड यू थ्राइव? क्योंकि सर्वाइव वर्ड नहीं यूज करूंगी। मैम कोई भी डोमिनेटिंग वर्ड होता ही नहीं है। Hello everyone, I'm Nirupama Khare and back with my InMe podcast. As always, I have lot of people and guests who come to me are well researched, deep understanding and they have their own transformative journey. और इस transformative journey में बहुत सारी ऐसे experiences हैं जो आप सबके लिए और मेरे लिए भी खास तौर से कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो आज मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट है Miss Pinky Agarwal. Hello, Pinky, and welcome to InMe. Thank you, ma'am. Thank you for giving me a chance in me podcast. Thank you, friends. Hello, guys. Thank you, Pinky. And पिंकी से मैं मिली थी एक बिजनेस नेटवर्किंग मीट पे। एंड जब मैं मिली तो मैं सोच रही थी कि हम औरतें कितने सारे काम करते हैं। और तब मैंने जब इनकी जर्नी आपकी समझी, तो शी इज अ सीए बाय प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, एंड 13 years शी डिड लॉट ऑफ रियल एस्टेट वर्क। तो ये जब रियल एस्टेट वर्क आप करती थी, तो और फिर बाद में आपने फुल टाइम सीए पे शिफ्ट किया, तो ये ऐसा क्या डिफाइनिंग मोमेंट था जिससे आपको ऐसा लगा कि मुझे ये लीप लेना है? क्या इंस्पिरेशन थी वो? मैम ये एक दिन का कोई ड्रामेटिक मतलब मैंने सडनली एकदम कोई डिसाइड नहीं किया है। ये एक रियलाइजेशन था सिर्फ जब मैं सोचती थी एक दिन, मतलब ऐसे ही जब इंसान बैठा रहता है सोचता है कि लोग मेरे जजमेंट्स पर इतना बिलीव करते हैं, मेरी टीम के बंदे हों या फिर अदर टीम के बंदे हों, किसी भी डिपार्टमेंट के जूनियर्स मेरे आगे एडवाइस लेने आते थे, उनको मेरी एडवाइस अच्छी लगती थी। ऑनर्स को भी मैनेजमेंट को भी मेरे डिसीजंस काफी पसंद आते थे। तो वन डे मैंने रियलाइज किया कि सोच तो मैं ऑनर्स की तरह रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक जिंदगी एक एम्प्लॉय की तरह जी रही हूँ, जिसमें मतलब मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अपने लिए क्यों नहीं। तो सडनली ये मूवमेंट सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करना कोई मेरे लिए एक रिस्क नहीं था, केवल एक अलाइनमेंट था जो मेरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ और मेरा मतलब कुछ ग्रोथ करने के लिए कि मैं सेल्फ रहकर भी एक ओनर की तरह सोच सकती हूँ, ओनर की तरह उसको आगे बढ़ा सकती हूँ। ये सब केवल एक अलाइनमेंट था जो मुझे मतलब मुझे बहुत खुशी है। मैं आगे लोगों को भी कह रही हूँ कि देखो आजकल आपको भी पता है कि इसके लिए प्रधानमंत्री भी आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो अपना काम एक अपने आप को मोटिवेट करता है, ग्रोथ के लिए मोटिवेट करता है, अपने एक्सपीरियंस को अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए मोटिवेट करता है। तो मुझे इस क्वेश्चन में मतलब आपके इस रिस्पॉन्स में ना एक बहुत रूट वाला क्वेश्चन, जैसे एकदम मूल क्वेश्चन जिसे कहते हैं कि हम एम्प्लॉय माइंडसेट होता है हमारा और हम ओनर माइंडसेट पे नहीं जा पाते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय माइंडसेट है, क्या ये आपको लिमिटेड है या आपको लिमिट करता है? देखो कहीं ना कहीं आप ओनर की तरह सोच रखते हो, लेकिन फिर भी हो तो एक एम्प्लॉय ही। एम्प्लॉय बाउंड होता है, वो ओनर्स के बियॉन्ड डिसीजन नहीं ले सकता, वेदर वो डिसीजन आपके सही हो, कंपनी के बेनिफिट में हो या नहीं हो। तो आप अपने एक ओनर बनकर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आप उनकी जगह लेते हो तो शायद आपके डिसीजंस में भी चेंज होता है। पहले आप केवल एक सैलरी लेने तक लिमिटेड होते हो कि इस डेट पर मेरी पर्टिकुलर सैलरी आएगी, लेकिन उसके बाद आप जब टीम को हैंडल करते हो तो आप अपने लिए नहीं सोचते, आप सोचते हो मेरी टीम को सैलरी देनी है, बाकी मेरे को कैश फ्लो कैसे मैनेज करने हैं, बाकी क्लाइंट्स को कैसे खुश रखना है। तो आप में इनबिल्ट सारी चीजें हो जाती हैं जो एक ओनर को पूर्ण करती हैं, जो एक हम एम्प्लॉय होकर पूर्ण नहीं हो पाते। देखिए मैं 30 साल एम्प्लॉय रही, फिर मैंने ये एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी स्टार्ट की। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों में, क्योंकि सारे लोग ओनर्स नहीं बन सकते, अब सारे एम्प्लॉयज भी नहीं बन सकते। तो ये बात क्लियर है कि आप एम्प्लॉय वाला एक एक्सपीरियंस जरूर लो, ताकि आपको एक आइडिया हो कि एज एन एम्प्लॉय आप क्या क्या कर सकते हो,
एज एन एंटरप्रेन्योर जब आप मूव करते हो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है आई एम एग्री विद योर है ना? थॉट्स। ये सही है। मुझे भी प्रैक्टिस में आने के लिए अब मेरे पास दोनों मिक्सअप है। मैं एम्प्लॉयर जैसी भी सोच रख सकती हूँ कि एम्प्लॉयर के जब एम्प्लॉयर होता है उसको किस किस स्टेज पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक एम्प्लॉय को भी जॉब करने में ऑनर्स के साथ मिंगल होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अब शायद मैं बेटर कर पाऊंगी क्योंकि मैंने दोनों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, क्योंकि दोनों को मिक्सअप करके एक रियल कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करता है। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये पीपल मैनेजमेंट स्किल देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छी होती है, चाहे आप एम्प्लॉय हो, लीडर हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। इसी के साथ ना मुझे एक क्वेश्चन जो बहुत अलग लगता है कि रियल एस्टेट में ना बड़ा मेल डोमिनेटेड एरिया है, बट यू हैव बीन देयर। अफोर्डेबल हाउसेस से लेकर लग्जरी रियल एस्टेट बिजनेसेस, आपने वो सारा देखा है और काफी डाइवर्स प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। तो इतने तो आपका क्या एडवाइस है टू ऑल दोज पीपल जो ऐसे डाइवर्स प्रोजेक्ट्स में हैं, एंड हाउ विल दे रिलेट टू द वर्क दे आर डूइंग? मैम आपके ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। मेल डोमिनेटिंग का भी मैं आपको रिप्लाई सेपरेट दूंगी, और फर्स्ट है अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी तक का सफर। अफोर्डेबल में क्या होता है, अफोर्डेबल में आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से रेवेन्यू फिक्स होता है कि इतना रेट ही लेना है, उसमें हमारे पास सारे टारगेट्स होते हैं, और कॉस्टिंग भी हमें मतलब प्रॉपर कॉस्टिंग का ध्यान रखना होता है। अफोर्डेबल से मुझे एक सीख मिलती है कि अफोर्डेबल में हमें टाइमलाइंस को ध्यान रखना है, रेगुलर कंप्लाइंस करना है, और अपने रेवेन्यू को हम कॉस्ट मिटिगेशन करके ही अचीव कर सकते हैं। तो वही हमारा जनरल प्रैक्टिस में भी, या जनरल कोई भी ओनर हो बिजनेस का, उनको सारी चीजें शुरू में क्या होती हैं, हम अफोर्डेबल की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। जो लग्जरी का सफर है, लग्जरी में आपको ब्रांडिंग कैसे करनी है, फंडिंग, क्योंकि वो पूरा लग्जरी आपका ड्रीम बेस्ड है। आप लोगों को सपने दिखाने के साथ साथ सपनों को पूरा करने का काम करते हो। तो लग्जरी में आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी होगी। ब्रांडिंग में आप उनको लग्जरी कैसे फील करा सकते हो, सारा अलाइनमेंट करना होगा, फंडिंग अरेंजमेंट करनी होगी। जैसे बिजनेस में क्या होता है कि एक अफोर्डेबल होना, स्टार्ट किया हमने तब हमारे पास लिमिटेड ही रेवेन्यू होता है, लिमिटेड ही सोर्स होते हैं, तो उनको मैनेज करना जस्ट लाइक ए अफोर्डेबल प्रैक्टिस। उसमें हमें क्या करना है कि कॉस्ट को मिटिगेट करना है, कंप्लाइंस प्रॉपर रखने हैं, और किस तरह से डिसीजंस लेने हैं कि जो मेरे रेवेन्यू को बढ़ा सकें। जब हम लग्जरी की तरफ जाते हैं, लग्जरी है जस्ट लाइक आईपीओ, हम आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कंप्लाइंस में भी रेडी होना है, ब्रांडिंग की तरफ भी ध्यान देना है, फंडिंग को भी अरेंज करके चलना है, और वो डिसीजंस आपके धीरे धीरे जरूर लिए जाते हैं, लेकिन उन डिसीजंस की वैल्यू होती है। उन डिसीजंस को ध्यान में रखकर ही आपका सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक बिजनेस ओनर्स को मैं एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि आपके जो बिजनेस के नंबर्स हैं, केवल वो नंबर्स मात्र नहीं है। आप उन नंबर्स के साथ कभी बिजनेस ओनर्स कहते हैं या कोई भी हायर करते हैं, मेरे कंप्लाइंस पूरे हो जाए, मेरी अकाउंटिंग पूरी हो जाए, लेकिन वो कंसल्टेंसी को भूल जाते हैं। नंबर्स ही आपके आगे ग्रोथ डिसाइड करते हैं। नंबर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, किस प्रोजेक्ट पर आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है। कई बार क्या होता है कि सेल्स तो हमारी बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे होते हैं, और या फिर आपकी सेल्स नहीं हो रही, कम है, प्रॉफिट अच्छे मार्जिन क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। उसके लिए आप जब तक कंसल्टेंसी पर प्रॉपर खाली कंप्लाइंस पूरे करना, केवल मतलब आपको नॉर्मल वो आपका बड़ा विजन नहीं कंप्लीट कर सकता। बड़े विजन में आपको डिसीजन साथ में ही लेने होंगे, सारी चीजों को कंपेयर करके चलना होगा, तभी आप सक्सेस, चाहे वो किसी का भी बिजनेस हो, मेरी फर्म हो, बिजनेस हो या बड़ा एम्पायर हो, वो सब चीजें डिसीजन पर ही डिपेंड करती हैं। और दूसरा है मेल बायस्ड। हाँ, अच्छा ना इसमें मेरे को तो थैंक यू आपके पहले वाले क्वेश्चन के लिए। ये जो मेल बायस वाली बात है ना, तो उसमें क्या है कि चाहे सेल्स हो, जैसे मैं सेल्स में रही और आपकी जो ये फील्ड है, तो फाइनेंस को लेके आधे तो औरतें ऐसे ही घबराने लग जाती है। तो ये इतनी मेल डोमिनेटेड एरिया में हाउ डिड यू थ्राइव? क्योंकि सर्वाइव वर्ड नहीं यूज करूंगी, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं किया, आपने बहुत अच्छे से थ्राइव किया है और अपने आप को बहुत अच्छा एक पोजीशन पे आप लेके आए अपने आप को। तो वो क्या क्या चीजें हैं? मैम कोई भी डोमिनेटिंग वर्ड होता ही नहीं है। ये पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक लेडीज अपने अंदर ये सोचेंगी कि हम डोमिनेटेड हैं, वो पावर में आ ही नहीं पाएंगी। वाह,
मैं अपना इसको कोरिलेट करूंगी एक इंस्टेंट के साथ जो मेरा पर्सनली हुआ है। मैं सीनियर पोस्ट पर जब गई थी तो मुझे बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी, तो टाइमलाइन भी टाइट थी, नया नया स्टाफ था, सब कुछ साथ में होते हुए भी मैं बोल भी सकती थी कि इतने टाइम में इतनी सारी कंप्लाइंस को पूरा करना, लेकिन मैंने वो एक्सक्यूज नहीं बनाया। मैंने उसको मतलब करके दिखाने का मेरे अंदर जो एक चाह थी। मैंने कहा, जबकि पीछे से देखो कई बार लेडीजों को कमेंट भी आते हैं, एक तो लड़की है, लेट सिटिंग नहीं कर पाएगी, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे तो दी, क्या वो फुलफिल कर पाएगी। तो ये हमें इसको ईगो पर न लेकर उसको हमें बस ये दिखाना है कि हम कैसे उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार टीम को भी, मैं लेट सिटिंग बैठी लेकिन मैंने एक सुपरवाइजर की तरह काम ना करके एक लीडर की तरह काम किया। मेरी टीम थकती थी लेकिन मैं उन्हें रिवाइव कराती थी कि क्यों हम बैठे हैं, क्या पर्पस है। मैं लेडीज को यही कहना चाहती हूँ कि कई बार उन्हें लगता है कि केवल हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब को जॉब की तरह से ना देखें, क्योंकि मैंने कहीं भी जॉब की तो जॉब की तरीके से नहीं जी मैंने लाइफ। मैंने वहां भी एक ऑनर बन के ही लाइफ जी, ऑनर बन के ही डिसीजन लिया कि ये मेरी कंपनी है, यदि मैं इस कंपनी में ऐसे करती हूँ तो उसका कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे आपको क्या है, लीडरशिप की स्किल डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और उसके बाद मैंने वो टाइमलाइन से पहले वो डेडलाइंस पूरी की। जो लोग बोलते थे कि ये लड़की क्या कर लेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तो है, लेकिन मैनेजमेंट ने भी मुझे बहुत सराहा, बोला ये इसने कर दिया, इसने कर दिखाया, जो एक मेल भी नहीं कर सकते वो सब कुछ इसने किया। तो ये जब लाइनें मुझे सुनने को मिली, जिन लोगों ने भी ये बोला, उन लोगों ने खुद आकर बोला मैडम यू डिड वेल। तो ये सब इंस्पायरिंग होती हैं, ये सब चीजें आपको अंदर से इंस्पायर करती हैं। तो मैं बाकी लेडीज के लिए भी या मेल सेक्टर के लिए भी ये कहूंगी, जॉब को जॉब की तरह ना सोचें। जॉब को मतलब आपका देखना, जब आप ओनर की तरह अपने आप को ट्रीट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा, आपको खुद ही लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएंगी, खुद ही मतलब चाहे पीछे से आपको बैकग्राउंड सराहना मिले ना मिले, लेकिन अंदर से आपको फील आएगा कि हाँ मैं एक बिजनेस एम्पायर भी खोलने की हिम्मत रखता हूँ या रखती हूँ, मैं हैंडल कर लूंगी, चाहे कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगी। कोई ये मेल और फीमेल का नहीं, आपको तो पता है मैडम, फीमेल्स बल्कि मेल से बेटर कर सकती हैं, ये आर्गुमेंटल है, लेकिन आपने देखा होगा फीमेल्स घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, फिनांस भी संभालती हैं घर का, और तो फिर वो जॉब में आकर या फिर किसी इंडस्ट्री में क्यों नहीं लीड कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह है कि जब औरतें एक कदम आगे बढ़ाती हैं, बहुत सारे पुरुषों का हाथ होता है। तो थैंक यू टू ऑल दोज मेन जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें वो एक एनवायरनमेंट देते हैं। पर क्या वो एनवायरनमेंट देना पड़े, ऐसा नहीं, वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा लगे ही ना कि हम दे रहे हैं वो एनवायरनमेंट तब तुम कुछ कर पा रही हो। पर ठीक है, अभी जिस तरह से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो जिस तरह से हमें हमारे घर में फैमिली सपोर्ट करती है, इन लॉज सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं, तो हम निकल के बहुत सारे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ये एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि लड़कियों को लगे ही ना कि मैं एफर्ट डाल रही हूँ। तो मुझे आपका एक लाइन बहुत अच्छी लग रही है कि कोई मेल फीमेल नहीं है, हम सब काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम सोचे कि ये काम मुझे 100% वैसे करना है और कोई एक्सक्यूज ना दे कि भाई मेरा ये घर और ये संभालना है। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में पूरा डेडिकेशन, घर गए तो आप घर को संभालो। और ये जब हम अच्छा बैलेंस बना लेते हैं और जब आदमी भी घर में और ऑफिस में दोनों तरह सपोर्ट करते हैं तो घर भी चल जाता है और औरतें अपना आइडेंटिटी जो आजकल ढूंढ ही रही होती हैं काफी बार, वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है आने वाले 10 साल तो बहुत इजी हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए मैम मैं एक बात जरूर कहूंगी, कई बार लेडीजों को प्रॉब्लम होती है, वो क्यों नहीं निकल पाती, उनको लगता है सब कुछ मुझे खुद ही करना है। हाँ, लेडीज के लिए मनी मैटर नहीं करती, उनको मैटर करता है टाइम। बिल्कुल, वो टाइम उन्हें सपोर्ट, मैं खुद कहती हूँ लेडीज से कि उन्हें आगे बढ़कर सपोर्ट मांगनी चाहिए, उन्हें ना करना भी आना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि उन्हें सब कुछ मैनेज करना है।
वो आपका प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर डेलीगेशन, प्रॉपर आपको सपोर्ट, तीनों से ही वो आगे बढ़ पाएंगी। देखो, यदि आपके पास मनी है तो अपना टाइम बाय कीजिए, उनके लिए आप किसी भी जूनियर्स को या किसी को रखिए, उनको प्रॉपर काम डेलीगेट कीजिए, अपना टाइम निकालिए। उस टाइम में आप अपना जो कुछ बनना चाहती हैं उसमें दे सकती हैं, आप रीडिंग करना चाहती हैं उसमें दे सकती हैं, अपनी वैल्यू को और ज्यादा निखार सकती हैं। बिल्कुल। और दूसरा, सपोर्ट। मैन यदि लेडी को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो केवल एक इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहा, पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इन फ्यूचर लेडीज और जेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनके बच्चों में भी वही जनरेशन, वही चीजें आएंगी जो, देखो, बच्चे कहते हैं कि एक चीज अपने घर से सीखते हैं। आज मेरा बच्चा सब कुछ सीखता है, वो सुबह उठकर ये नहीं कहता, चाय भी बनाता है, सब कुछ करता है, उसे पता है कि मेरे फादर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। वंडरफुल। मुझे लगता है कि हम माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बेटों को कैसे बड़ा करते हैं, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, तो और इन लॉज हो, हस्बैंड हो, यदि वहां से भी सपोर्ट ना मिले तो आप मतलब जूनियर्स रखकर, मेड रखकर अपने टाइम को आप बाय कर सकते हो, अपने टाइम को खरीद सकते हो। आपकी टाइम ही आपकी वैल्यू है। और मुझे लगता है ये एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से सोचता है ना, वो टाइम और मनी, वो देखता है कि अच्छा मैं कौन सी चीज किसी और से करवा सकता हूँ, और अपने टाइम को कहीं और यूटिलाइज करता है ताकि एक बिगर प्रोजेक्ट कर ले, चाहे फिर वो कंफर्ट कर ले, चाहे डांस क्लास चला जाए, चाहे कोई भी, मेन विमेन, ये सबके लिए है। सो आई थिंक मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लग रहा है कि बाय योर टाइम, गिव मनी to somebody else and get that work done rather than doing everything on your own. Fine? मेरे ऑफिस में भी मैंने प्रॉपर डेलीगेशन किया हुआ है, सिस्टम्स बनाए हुए हैं, चाहे वो घर हो, घर पर भी मैंने सेम सिस्टम बनाया हुआ है। मुझे मेरे हस्बैंड, इन लॉज सब सपोर्ट करते हैं, तभी मैं आगे निखर पाई। और ये सपोर्ट मांगना कोई, और मैं मेल सेक्टर से बस यही कहूंगी, आप उसको ये मतलब ये ट्रीट ना करें कि मैंने इसको आजादी दी, आजादी, और ना लेडीज ये समझे मुझे आजादी मिली। आजादी उसका राइट है, उसका अधिकार है। उसे कुछ कर दिखाने की चाह रखना भी उसका अधिकार है। हाँ, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें मिलके नहीं करना है, पर मैं परमिशन लूंगी, मैं परमिशन दे रहा हूँ तब तुम काम कर रहे हो, ये वाली बात नहीं, ये उसका हक है। बिल्कुल, ये बात बहुत ही मतलब डीप है। आई थिंक इट्स वेरी डीप। और लेडीज को भी खुद निखर के सामने आना पड़ेगा, एक्सक्यूजेस को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि आई नीड सपोर्ट, आई वांट टू डू दिस। बिल्कुल। और इन सारी बातों में दो चीजें आती हैं। एक है कि हमें मेल सपोर्ट मिलता है, इन लॉज के सपोर्ट मिलते हैं, तो हम निखर के बाहर आते हैं, वी ऑल विमेन। द अदर थिंग इज हम बैलेंस भी कर पाते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सो इसी के साथ एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है, मोर टूवर्ड्स जहाँ फाइनेंस की बात आती है, तो विमेन इनिशियल कैसे स्टार्ट करें कि उनको फाइनेंस वर्ड देख के, इनकम टैक्स देख के, जीएसटी वर्ड देख के घबराहट ना हो, और वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या ले सकती है कि वो थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेट हो जाए और उन्हें डर ना लगे। इसको मैं बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकती हूँ ओल्ड टाइम में। ओके, ओल्ड टाइम में भी मैं तो कहती हूँ लेडीज से अच्छा फिनांस कोई देख ही नहीं सकता। आप ओल्ड मूवीज में देखते हो, या अपनी मदर्स को देखते होगे, या मदर्स की मदर को देखते होंगे, वो आपको ध्यान हो हस्बैंड से पैसे लेकर कहीं डब्बों में छिपाती थी या फिर इधर उधर छिपाती थी, और वो जब बुरा वक्त आता था वो उसी पैसे से सपोर्ट करती थी। बिल्कुल। तो कौन कहता है कि लेडीज को फिनांस नहीं आता? लेडीज को समझना है, वो घबराती हैं, वो नंबर से डरती हैं, बस उन्हें नंबर्स को समझना है, लॉजिक लगा। इवन मैं देखती हूँ कि वर्किंग लेडीज हैं फिर भी कहेंगी इन्वेस्टमेंट के मामले में मेरे हस्बैंड को पता है, हस्बैंड को पता है। उन्हें क्यों नहीं पता है? वो नंबर्स को डरना नहीं है, नंबर्स को समझना है। जैसे आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं तो नंबर्स भी, लॉजिक्स भी मैनेज कर सकती हैं। तो थोड़ी थोड़ी सेविंग मैं तो कहूंगी खुद भी करें, खुद उसको समझें, ताकि उन्हें प्रोज एंड कॉन्स सबका पता हो। मैं ये नहीं कहती कि घर में आप हस्बैंड से ना कराएं, लेकिन मैं कहती हूँ सब कुछ खुद भी समझना जरूरी है। मुझे लगता है डर की जरूरत नहीं है। हाँ, डर से आगे निकलना है, क्योंकि डर के जीते हुए तो ना आप प्रोफेशन में आ पाओगी। डर से निकलना ही सबसे बड़ी जीत है। फीमेल, ऐसा नहीं है मेल को डर नहीं लगता, फीमेल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है,
मैं 100% सीख जाऊंगी तभी मैं इसको कर पाऊंगी। वंडरफुल और पॉइंट। मेल्स क्या होता है, 60% चाहे उन्हें आता है तभी वो इस मार्केट में उतरते हैं, तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और शो करते हैं कि मुझे 100% आता है। 100% आता है। तो लेडीज को भी ये हिम्मत दिखाने की जरूरत है। रिस्क रिस्क कहना नहीं है, रिस्क लेते हुए भी काम करना है। बिल्कुल। और मुझे ना इससे याद आता है, सेविंग की प्रॉब्लम नहीं, वो सेव कर लेती हैं, चाहे डब्बों में रखे, चाहे बैंक में रखे, चाहे एफडी कर ले। आजकल तो शेयर्स में भी बहुत दिखता है, हम ही कर रहे हैं शेयर्स का, है ना। बट पॉइंट क्या है कि जब इनकम टैक्स का कोई फॉर्म भरना है, या आप एक ऐसे पोजीशन में जैसे सेल्स में है, तो ये कितना परसेंटेज हुआ या कितनी ग्रोथ हुई, ये सब वर्ड सुनते ही वो भाग जाना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सिंपल छोटे छोटे स्किल्स हैं, यूट्यूब भरा हुआ है इनको पढ़ाने में, और आप इसे बहुत सहजता से कर सकती हैं। और आप देखेंगे कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मैं इन नंबर से नहीं डरूंगी। पहला स्टेप बस यही लेना है, और फिर देखिए कि यू विल अंडरस्टैंड इट। बट मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी चाहे स्कूल्स में हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हाँ मतलब बच्चों का है स्कूल्स में, और आदमियों के लिए भी मुझे लगता है कि वी ऑल शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। मैं तो बस यही कहूंगी बच्चों को भी आप छोटी सी, जैसे गुल्लक पहले जमाने में देते थे, मिनी पोको बैंक दो, उसमें बच्चों को शुरू से ही फिनेंशियल लिटरेट किया जाए, कैसे उन्हें मनी को मैनेज करना है। ये नहीं कि उन्हें डिपेंडेंट बनाना है, उन्हें बताना है पैसे की वैल्यू क्या है, उसे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्चा करना है। शुरू से ही उन्हें लिटरेट किया जाए ताकि वो इन फ्यूचर भी उसको मैनेज कर पाए कि उस पैसे में उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर्सनल भी आपको अपना देखना है, उस पैसे से फ्यूचर को भी देखना है। तो तीनों चीज में उनको बैलेंस आ जाता है, पर्सनल लाइफ को कैसे करना है, सोशली कैसे बनना है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसे देखना है। तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ थैंक यू पिंकी फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट इन मी पॉडकास्ट में जो जर्नीज हम एक दूसरे की देखते हैं, उससे ये समझ में आता है कि बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और ये सब हम कर सकते हैं अगर हम स्किलफुल हों। इनमी पॉडकास्ट, ये पॉडकास्टर के अलावा मैं एक लीडरशिप कोच भी हूँ और स्किल्स भी सिखाती हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि एवरी वुमेन, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप जूनियर लेवल पे हैं या सीनियर मोस्ट लेवल पे हैं, just find out what is it that you have to learn. If it is numbers, ensure that you are getting trained and skilled on it. अपने पे इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को स्किलफुल बनाइए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, एंड पिंकी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू इट। सो थैंक यू पिंकी फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर इन मी। थैंक यू मैम, थैंक यू, और बाय बाय। बाय।